अस्सलाम आपने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो स्टार 90.4 हर दिल की धड़कन और मैं हूं आपका दोस्त आरजे साजिद ऑन द शो मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। पर आपको पता है कि हर रोज किसी न किसी नई सेलिब्रिटी को हम यहाँ पर बुलाते हैं, किसी न किसी ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी को बुलाते हैं जिनसे हम बात करते हैं और जिनसे आपको यानी कि हमारे सारे लिसनर्स को रूबरू कराते हैं। एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ टेलीफोनिकली यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मूनलाइट फाउंडेशन चलाते हैं, एक एनजीओ के जो है एनजीओ में बहुत सारे बच्चों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और खुद तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं लेकिन अपनी स्ट्रगल से उन बच्चों का फ्यूचर संवारने निकले हैं। जी हाँ, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मिस्टर मुनीर लोन। मुनीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और वेलकम करता हूँ अपने शो में जिसका नाम है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने इस चैनल में जो है बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेडियो चिनार का कि उनको ऐसा लगा कि मुझे भी यहाँ पर आके जो है आपके साथ वो इंट्रोडक्शन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर साहब, हमारे साथ वैसे आप यहाँ पर लाइन पर हैं लेकिन आप में कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही जो आज हम अपने लिसनर्स के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। वैसे सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे लिसनर्स के लिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक है, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन कहाँ से आपने कंप्लीट? जी हाँ, मेरा जो पूरा नाम है वो मुनीर अहमद लोन है। मैं लच्छीपुरा शेरवानीपुरा का रहने वाला हूँ, तहसील बोनियार, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का। मैंने अपनी जो बेसिक जो एजुकेशन है वो तो मैंने अपने यहाँ से ही लच्छीपुरा के मिडिल स्कूल से 8th तक पढ़ा। उसके बाद हाई स्कूल लच्छीपुरा से मैंने 10th का एग्जाम पास किया जी। और जो मेरी कॉलेज का जो था वो मेरा रहा है उड़ी से। और उसके बाद मैंने MBA किया देहरादून उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। जी जी मुनीर साहब, वैसे जो आप एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम मूनलाइट फाउंडेशन है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो कहाँ से आपको आइडिया मिला कि आपको एनजीओ चलानी चाहिए एंड हाउ यू स्टार्टेड, लाइक किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया? एक्चुअली मैंने जब MBA कंप्लीट किया 2016 की बात है ये, तो उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। वहां पर मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट एक कंपनी के साथ। तो वहां पर मैंने जो देखा फिजिकली चैलेंजेड जो लोग हैं वो काफी मतलब स्टेबल टाइप के मुझे लगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मेरे साथ हमारे एक सीनियर थे वो कि वो एक्चुअली सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर थे। और मैंने उनको जब देखा मैंने कहा अगर ये मतलब इतना आगे आ सकते हैं, मतलब अच्छी सैलरीज ले सकते हैं, एजुकेशन अच्छी ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं अभी तक। क्योंकि मैंने खुद का देखा है कि मैं मतलब हमारे गांव में नियर अबाउट जितने भी फिजिकली चैलेंजेड हैं 10th से ऊपर कोई आया ही नहीं, उसने एजुकेशन की ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर उनको फैमिली की सपोर्ट नहीं मिली या और किसी रीजन से, या लोगों की मतलब एक रहता है वो लोगों में भी कि वो पता नहीं फिजिकली चैलेंज को क्यों मतलब अजीब सी नजर से देखते हैं। तो उस वजह से उनकी वो एजुकेशन वहीं पर जाकर रुकी। और मेरा तो ये था कि मेरे फैमिली ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं वहां तक पहुंचा। और वहां से मुझे एक आइडिया मिला कि मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मतलब मैं तो चलो मैंने तो अपना एजुकेशन का कर लिया, लेकिन बाकी के लिए भी वो एक ट्रैक खुल जाए, रास्ता खुल जाए, लोगों को समझ आ जाए कि यार ये नहीं है कि फिजिकली चैलेंजेड को पढ़ने ही नहीं देना चाहिए या ये आगे बढ़ नहीं सकते। इनमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज होती हैं जी, इनमें नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। बस इसी की प्रॉब्लम है कि मतलब इनको फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती है या कहीं ना कहीं सोसाइटी इनको सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से ये वहीं रुक जाते हैं जी। तो उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। मैंने कहा कि अगर ये लोग आगे बढ़ सकते हैं दिल्ली के बाकी स्टेट्स के फिजिकली चैलेंजेड जो है IAS कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अभी तक का देखेंगे हमारे कश्मीर से शायद ही कोई IAS ऑफिसर हो जो फिजिकली चैलेंजेड हो, शायद ही कोई, मुझे नहीं लगता कोई है। वैसे तो आज तक मैंने कोई नहीं देखा। बाकी के स्टेट्स को तो है वो 3% 4% जितनी रिजर्वेशन रहती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फिजिकली चैलेंज के वो लिए, तो वो बाकी बाहर के स्टेट्स के होते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट के तो एजुकेशन में आ ही नहीं रहे, आगे तो उनका तो वो फ्रंट कर ही नहीं रहे लोग का, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वहीं पर रुकना पड़ रहा है जी। तो उस वजह से मेरे अंदर एक आया कि मैं ये एक कुछ करूं स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल वगैरह कुछ, तो जिससे मतलब मुझे ये मौका मिल जाए कि मैं भी इनके साथ, खुद तो मैं आगे आ रहा हूँ लेकिन इनको भी साथ लेके चलूं। मुनीर साहब, अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो हमेशा कोई ना कोई इंस्पायर जरूर किसी को करता है, लेकिन अगर मैं आपकी इंस्पिरेशन की बात करूं तो क्या ऐसा कोई है जो आपकी इंस्पिरेशन है? देखिए, इंस्पिरेशन में तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे सबसे पहले तो मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं जी, जो खुद
तो एक भी दिन शायद स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब बैचलर्स फिर MBA तक करवाया जी। तो सबसे पहले तो मेरे लिए इंस्पिरेशन वही है। और उसके बाद तो अगर फिजिकली चैलेंज की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं। अभी IBM में एक ये इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हमारे इंडिया की स्पेशली अभी वो USA में काम कर रहे हैं। वो वहां पर फिजिकली चैलेंज है, बिल्कुल उठ भी नहीं सकते हैं वो जी। तो उनसे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम भी ग्राउंड में उतर के जो है खेल सकते हैं, लेकिन वो मौका मिले, वो ग्राउंड मिले, वो जगह मिले, वो मिल ही नहीं रही थी कश्मीर। यहाँ पर स्पेशली जो मैं अपने बॉर्डर एरिया की बात करूं या पूरे कश्मीर का ही हम देख लें तो नहीं है कोई मतलब जो फ्रंट करने के लिए आए, जो आगे मतलब निकले, उनको दिखाए कि भाई हमारे लिए भी रास्ता है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा था नहीं जी। मुनीर साहब, अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं, जैसे मूनलाइट फाउंडेशन के अंदर आप एक स्कूल भी रन कर रहे हैं, अगर मैं स्कूल की बात करूं तो टोटल कितने बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताएं, और किस तरीके से मतलब आप उनको पढ़ा रहे हैं? अभी तो 50+ बच्चे हैं, क्योंकि 3 साल हो गए स्कूल को रन करते हुए। तो उनका जितना भी खर्चा अभी तो फिलहाल मैं खुद से ही मैनेज कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ मतलब वो कुछ तो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पर उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कुछ मतलब उनको लग रहा है कि इसको जरूरत है, तो वो भी कुछ एक्स्ट्रा में वो उसमें मदद कर देते हैं। और कुछ वो टीचर्स को भी खुद से कभी कभी सैलरी दे देते हैं, एक बंदा ही सैलरी दे देता है टीचर की, तो उससे उसमें जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक तो बाहर से जो फाइनेंशियल सपोर्ट था या बाकी लोगों से, उससे तो अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला। मतलब अभी अगर पूछें कि बाहर के लोगों का कितना सपोर्ट मिला है तो वो 0 है बस। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अभी जो भी फंड्स वगैरह आ रहे हैं तो वो आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, लाइक खुद से ही वो फंड्स दे रहे हैं, कोई आपकी फंडिंग नहीं है? बिल्कुल, वो मैं खुद से मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है 2020 में वो कोरोना वायरस की वजह से वो पूरा जो है वो पीछे चला गया पूरा सिस्टम। अब तो मतलब सोचते हैं किसी को जाए फंड वगैरह के लिए, तो तब तक लॉकडाउन या बाकी कुछ चीजों की वजह से या आगे से बंदे बोलते हैं कि हम मिल ही नहीं सकते अभी, तो वो भी कुछ रीजन रहा है इसके लिए। लेकिन अभी तक ये मतलब ये कोरोना वायरस का जो है पूरा इसकी वजह से जो है हमारा जो पूरा काम है फंडिंग वगैरह का या बाकी बहुत सारी चीजों का वो रुका हुआ है जी। वैसे मुनीर साहब, एक बात तो मैं अपने लिसनर्स को जरूर कहना चाहूंगा कि मुनीर लोन जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही आप खुद तो लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, और लेकिन अपने जो भी आपके स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मूनलाइट फाउंडेशन के अंडर, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और सारा फंडिंग जो है आप खुद मैनेज कर रहे हैं। लेकिन एक और जो मेन यहाँ पर क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि क्या सब चैलेंज हैं जो आप फेस कर रहे हैं? मतलब आप रन तो कर रहे हैं एक स्कूल मूनलाइट फाउंडेशन के अंदर, लेकिन किन सब चैलेंज से आपको गुजरना पड़ रहा है? वो क्या कौन से हार्डशिप्स है जो आप फेस कर रहे हैं? इसमें तो क्या बताएं, बहुत सारे चैलेंज हैं, और स्पेशली जो हमारे कश्मीर में वो तो कुछ मतलब एडिशनल में मिल जाते हैं, जैसे एक के साथ फ्री एक और मिल जाता है। अब मैं क्या बताऊं, सबसे पहले तो मतलब फाइनेंशियल मतलब वो क्रैश की वजह से वो सब कुछ रुका पड़ा है, और मतलब बंद लॉकडाउन की वजह से इन सब चीजों से भी बहुत सारे चैलेंजेस मुझे एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, क्योंकि अब वो बंडल्स में मिल रहे हैं। अब तो एक चीज था, पहले तो मुझे स्कूल का मैनेज करना पड़ता था, वही मतलब सोच रहा था। अब जब से वो कोरोना वायरस की वजह से वो लॉकडाउन वगैरह लगने शुरू हो गए, तो उसमें एडिशनल ये हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि हमारे गाँव में या हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि शायद जिनके पास खाने का सामान हो या बाकी सब चीजें, तो उनको देखने में भी मतलब मुझे काफी ज्यादा वो चैलेंजेस हुए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बोला भाई इनके पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने शायद आगे से इनकार ही कर दिया। और फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने कुछ मतलब वो फाइनेंशियल सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला कि इनको कुछ पैसे दे दो, और अगर एक्स्ट्रा में और भी कुछ लगेंगे तो वो भी बता देना। तो ये सब चैलेंज, और फिजिकली चैलेंज के लिए तो सबसे ज्यादा चैलेंज यही है कि वो पैदा होता है लेकिन उस पर ज्यादा लोग जो है उस पर मेहनत नहीं करते। सबसे मेन चीज है, आप देखेंगे अगर फैमिली में 2 बच्चे होंगे, एक फिजिकली चैलेंजेड होगा और एक नॉर्मल होगा, और लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है नॉर्मल पर करेंगे और फिजिकली चैलेंज को वहीं पर छोड़ देंगे। क्यों, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। उनको ये लगता है कि शायद वो ठीक है तो वो शायद मतलब कुछ अच्छा कर ले, वो आगे बढ़ जाए, ये नहीं बढ़ सकता। तो ये सब चैलेंज तो रहते ही हमारे साथ। तो उस वजह से जो है मैंने कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी जगह मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए इन सब चीजों में। और अभी तक जो है मैं अभी सिंगल ही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था इस ऑर्गेनाइजेशन में और लोग
जुड़ेंगे और मतलब हेल्प होगी, और लोग आगे आके मतलब मैसेज करेंगे लोगों को कि भाई इनको आप स्कूल में डालो, इनको आप पढ़ने के लिए भेजो, ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ चलो इतना तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब मैंने अपने इलाके के लोगों को इतना तो समझा दिया कि भाई इनमें कैपेबिलिटीज है, दे आर एबल टू डू समथिंग, आप उनको रोको मत। कम से कम इतना तो है कि मेरे अभी जो मेरा स्कूल है उसमें भी फिजिकली चैलेंजेड बच्चे आ रहे हैं, जबकि मैं घर में पर्सनली जाके उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप भेजो बच्चों को जी। तो ये सब चैलेंज बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मतलब लोगों को समझाना भाई ये अगर फिजिकली चैलेंज है इसमें इसका कोई कसूर नहीं है भाई, अगर आप इसको स्कूल में डालोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे तो कल को ये भी कुछ अच्छा कर लेगा। बिल्कुल। तो उन सब चीजों की अभी यहाँ पर लोगों को जो नॉलेज नहीं है, उन सब चीजों से अभी बहुत ज्यादा दूर है लोग। जी मुन्नी साहब, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो लाइक एक तो फ्रेंड्स और फैमिली से आपको किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, और इस चीज में बाकी लोग अगर कोई किसी को आप मेंशन करना चाहते हैं, लाइक कोई ऐसा सपोर्ट आपको जो कर रहा है जिसका नाम आप यहाँ पर लेना चाहेंगे, तो आप जरूर हमारे लिसनर्स के साथ जरूर शेयर करें। अभी तक तो सपोर्ट सिर्फ फैमिली का है, मेरे पापा का स्पेशली सबसे ज्यादा जी। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इन सब चीजों में। और मेरे एक फ्रेंड है स्पेशली आर्मी से हैं वो जी, सुमित सर है उनका नाम, डॉक्टर है आर्मी में, मेजर सुमित। तो उन्होंने भी मुझे काफी इंस्पायर किया इन सब चीजों के लिए। मैं जब भी उनसे मिलने के लिए जाता हूँ तो मुझे मतलब कुछ अलग सी फीलिंग्स आती है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो उनसे भी काफी सपोर्ट, अभी मॉरली सपोर्ट मिल रहा है। अब बाकी सपोर्ट्स भी वो कुछ जहां तक उनका बस चलता है वहां तक वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अब लग रहा है कि शायद उनसे या बाकी लोगों से भी, अब बाकी जो लोग हैं जो सोसाइटी में मेरे सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, तो उनसे भी सपोर्ट मिलेगा। और मेरे स्पेशली मेरे जीजू हैं जो मुझे काफी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे काफी फाइनेंशियली भी, कभी कुछ टाइम में जो टीचर्स की सैलरी बंद रखी हुई थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उनने उस समय काफी उसमें हेल्प की और उन्होंने वो पैसे वगैरह जो है उनके लिए, टीचर्स वगैरह के लिए दे दिए। जी जी जी, ग्रेट। वैसे मैं अगर स्कोप की बात करूं तो लाइफ आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां पर देखना चाहते हैं? देखिए स्कोप की अगर बात करें तो लोगों को जब बोलते हैं कि हमने कुछ एनजीओ टाइप का स्टार्ट किया तो लोगों को ये लगता है पता नहीं ये पैसे ले जाके शायद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यहाँ से तो ले जाते हैं, क्योंकि वो मेंटलिटी एक बनी हुई है। पता नहीं किस वजह से कुछ लोग अच्छे भी होते हैं दुनिया में, कुछ बुरे भी होते हैं, शायद उसकी वजह से स्कोप तो बस मेरा तो इन फ्यूचर तो मेरा यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे कश्मीर में ये काम कर ले कि जितने भी फिजिकली चैलेंजेड लोग हैं या ऑर्फन्स हैं या गरीब हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जो बॉर्डर इफेक्टेड एरियाज के लोग हैं, स्पेशली बॉर्डर इफेक्टेड एरियाज में बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी वो फेस करनी पड़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि वो कम से कम आगे आए, उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो, वो भी आगे बढ़े, उनकी लाइफ भी वही ना रुकी रहे जैसे उनकी रुकी हुई है बेचारों की। अभी मैं आपको वही बोल रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उनको पता ही नहीं है बाहर की दुनिया कैसी है, वो घर में पड़े, उनको सिर्फ घर का ही पता है, उसके अलावा उनको घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी बाहर की दुनिया देखे, वो भी आगे बढ़े, वो अब खुद को ही ना बढ़ाए बल्कि औरों को भी साथ लेके चले। तो मेरा यही मानना है। और मेरा जो फ्यूचर का कुछ मतलब अभी तक मैंने सोच रखा है, फिर देखते हैं ऊपर वाला कितनी इसमें हेल्प करता है, कि मेरा फ्यूचर का ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो फिजिकली चैलेंजेड लोग हैं जो मतलब अबव 18 ईयर्स हैं जो बेकार बैठे हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग वगैरह का कुछ करें जिसमें वो टेलरिंग का या बार्बर का या बाकी सब चीजों का वो सिखाएं, या शॉप्स वगैरह उनको लाके दे, ताकि वो भी डिपेंडेंट ना रहे, वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। क्योंकि एक डिपेंडेंसी एक होती है फैमिली पर, वो हेक्टिक एक बन जाता है इंसान, बोझ सा लगता है फिर घर वालों को, और इंसान को खुद को भी इंसान को ये लगता है कि मैं बोझ हूं इन पर या खुद पर। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी तो कम कर लूं जितना मुझसे हो सकता है। जी जी मुनीर साहब, वैसे इससे पहले कि मैं क्लोजिंग मैसेज आपसे लूं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज आपका जो है पहला इंटरव्यू है रेडियो चिनार के साथ, लाइक कैसा लग रहा है? अब वो फीलिंग्स जो है वो हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि देखिए बहुत मतलब ऐसे कम लोग हैं जो हमें मतलब फिजिकली चैलेंजेस को भी बुलाते हैं वहां पर कि आप आए, आप हमारे साथ बात करें या हमें बताएं आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप
कौन सी चीजें फेस कर रहे हैं, कैसे आप मतलब इनसे बाहर निकल सकते हैं। ये अभी तक तो बहुत ही कम लोग या बहुत ही कम ऐसी रेडियो चैनल्स या टीवी चैनल्स हैं जो अभी तक जिनने कवर किया होगा इन सब चीजों के ऊपर। तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोला। और मेरा क्लोजिंग मैसेज तो इतना ही रहेगा, भाई देखो ये इस दुनिया में तो ज्यादा टाइम रहना नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, उसके अलावा तो कोई रह नहीं सकता। बहुत ज्यादा जी लिए तो 100 साल। मेरा यही मानना है, अगर कुछ करना चाहते हो तो खुद तो आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को भी साथ में लेकर चलो। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से हीरोज वही हैं जो खुद तो बढ़े लेकिन दूसरों को भी, जो खुद से कमजोर हों उनको भी साथ में लेके आगे चले। मेरे हिसाब से वही सबसे हीरोज जो है, रियल हीरोज और रियल लाइफ हीरोज हैं वही। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जो क्लोजिंग दी है कि हीरोज, रियल हीरोज वही हैं जो खुद तो आगे बढ़े लेकिन अपने साथ जो है दूसरों को भी आगे लेकर चले, वही रियल हीरो कहलाते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ पर अपना टाइम देने के लिए और हमारे लिसनर्स के लिए यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। तो अपने लिसनर्स को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अभी फोन लाइन पर थे मुनीर लोन, मूनलाइट फाउंडेशन के जो CEO है, और साथ ही साथ जो है ये इन्होंने अपना स्कूल भी चला रहे हैं जहाँ पर ये काफी सारे बच्चों की जो एजुकेशन ख्याल रख रहे हैं और जो भी फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको जो है फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। और अभी उनको इंतजार है तो बस इस बात का कि कब लोग उनके इस इनिशिएटिव को जो है अप्रिशिएट करेंगे और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप सुनते रहे रेडियो स्टार 90.4 हर दिल की धड़कन, शो जारी रहेगा।